आप सबके सामने अभी ये घोषणा पत्र जो है ये इसको घोषित अनवीर किया जाएगा और मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी बिट्टू जी और प्रतिभा सिंह जी और मुख्यमंत्री जी से और सभी लोग जो हमारे लोग हैं खड़े होकर के इसको खोल करके मीडिया के सामने बोले। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है शिमला नगर निगम चुनाव के लिए। आपका विश्वास, हमारा संकल्प। शिमला नगर निगम देश की सबसे पुरानी संस्थानों में एक है। वर्ष 1851 में शिमला को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया गया। 26 अगस्त 1855 को पहली बार शिमला में चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1969 में इसे नगर निगम का दर्जा प्रदान किया। कांग्रेस का निरंतर प्रयास शहर की मूलभूत जन सुविधाओं को बेहतर बनाना रहा। जल आपूर्ति के लिए, सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग, ठोस कचरा प्रबंधन, पार्किंग इत्यादि जन सुविधाओं की बढ़ोतरी और बेहतर बनाने की दिशा में कांग्रेस सदैव प्रयत्नशील रही है। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा शहर के विकास में रुचि ली है तथा विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इन 4 महीनों में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है उनमें विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देना, 3% डीए की किस्त जारी करना, बेसहारा बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना, 2,31,000 महिलाओं को प्रथम चरण में 1,500 रुपए पेंशन देने का जो वायदा निभाया है वो हमारी पार्टी की वचनबद्धता को दर्शाता है। भविष्य में भी हमारी सरकार। आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव जो बहुत निकट आ चुके हैं उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमने इसकी घोषणा की और पिछली मरतबा यहाँ पर भाजपा की सरकार रही और वो उसको बार बार टालते रहे, वो इसका सामना नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो भली भांति इस बात को जानते उनके कार्यकाल में भाजपा के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया। और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने ये निर्णय लिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कॉर्पोरेशन की इलेक्शन करवाकर जो लोगों की समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए हम वचनबद्ध है। तो ये चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को किया गया और आज हम जो मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है पर उसमें सारी वो बातें हैं जो वो अपने कार्यकाल में कर सकते थे पर उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। अब उसमें लोगों को लुभाने की बातें की जा रही है। अब हमने जो मैनिफेस्टो लाया है हमने ये ध्यान में रखा है कि लोगों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हमने उनको सॉल्व करनी है उसके बारे में आज ये मैनिफेस्टो हम रिलीज कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगी कि आप इसको विस्तार पूर्वक जनता के सामने रखें। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और अभी सरकार में महज 135 दिन हुए हैं और इन 135 दिनों में आर्थिक बदहाली के बावजूद हमारी सरकार ने जनता के हित में फैसले किए और कोशिश ये रही है कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हमें विरासत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिली उस आर्थिक बदहाली से बचने के लिए हमने फैसले भी किए और प्रदेश को आने वाले 4 वर्षों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी हमने 10 गारंटियां पिछले चुनावों में घोषित की थी और पहली गारंटी जो थी जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे जो हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखते आए हैं, हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके अपनी कटिबद्धता को दर्शाया है। अब उसके बाद
और भी महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को पैदा होने से लेकर 27 साल तक की उम्र तक सरकार ही माता सरकार ही पिता के कंसेप्ट को विकसित किया और इस आधार पर हमने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यानी कि उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, हॉस्टल का पूरा खर्च, जेब पॉकेट मनी का पूरा खर्च 27 साल तक वहन करेगी। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने उन अनाथ बच्चों को दया की भावना न रखकर अधिकार के रूप में हमने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुभाष घोष का अधिकार उनको दिया। फिर भी हम आगे बढ़ते गए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 4 साल से धांधलियां हुई थी सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के तहत, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी। जो युवा पढ़ लिख कर मेहनत कर सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहते थे, उसको ये सरकार धोखा देती आई और उस धोखे के कारण कई युवा जो सरकारी रोजगार पाने के पात्र थे, उनको रोजगार नहीं मिल सका। और हमने जब इंक्वायरी करवाई 25 दिसंबर को पाया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पिछली सरकार के समय पेपर जो है वो बेचे जाते थे और लोगों का और युवाओं के साथ विश्वासघात किया जाता था। हमने उस पर कड़ी कार्रवाई की। उस कड़ी कार्रवाई के कारण हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और ये हमने हिमाचल के लोगों को ये वादा किया कि जल्दी ही इसके बारे में हम एक नया संस्थान बनाएंगे। कैसी सरकार थी जहाँ सरेआम पेपर बिक रहे थे, कैसे लोग थे जहाँ युवाओं को सरेआम धोखा दिया जा रहा था। इस पर हमारी सरकार ने बड़ा कानून बनाया। यही नहीं, हमें जब पता लगा कि पिछले कई सालों से डीए की किस्त भी नहीं दी जा रही है और हमने फैसला किया कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों को 15 अप्रैल के दिन डीए की किस्त भी देंगे। शिमला शहर एक महत्वपूर्ण शहर, एक ऐतिहासिक शहर, हिंदुस्तान की पहली नगर निगम अगर कहीं बनी थी आजादी से पहले तो वो शिमला नगर निगम थी। मैं खुद शिमला नगर निगम में पार्षद रहा हूँ। मैं इस दृष्टिकोण से भी आपसे बात करना चाहता हूँ कि शिमला नगर निगम में कितने ऐसे हमारे जो भवन निर्माता है जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना रखी है, कई सालों से अपने कंपटीशन प्लान का इंतजार कर रहे थे। हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया कि शिमला नगर निगम के जो एटिक में रह रहे लोग हैं, जिसको मंजिल नहीं गिना जाता था, जो काफी वर्षों से बने पड़े थे, हमने एक नीतिगत फैसला किया कि तकरीबन 60,000 भवन जो शिमला नगर निगम के दायरे में आते हैं, जो एटिक को नहीं मानते थे, उस एटिक को हमने कहा कि उसकी हाइट को भी बढ़ाया जाए और उसको हैबिटेबल कर दिया जाए, यानी उसे रहने लायक बना दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जब शिमला नगर निगम के एरिया का विस्तार हुआ तो टूटू क्षेत्र के कुछ इलाके थे, सिमेंट्री क्षेत्र के कुछ इलाके थे, धनी के कुछ इलाके थे, विकास नगर के कुछ इलाके थे, परथा घाटी कसुम्पटी मलियाना के कुछ इलाके थे और आपके न्यू शिमला के कुछ इलाके थे, आपके कच्ची घाटी के कुछ इलाके थे। तो इन इलाकों में बिल्डिंगें पहले बनी हुई थी जो नगर निगम के दायरे में नहीं थी और नगर पंचायत और नगर परिषद और साडा के दायरे में आती थी।